myself Dr. Priyanka. Happy New Year to all of you. आज हम जो अपनी वीडियो में बात करने जा रहे हैं, आज हम किसी इकोनॉमिक्स के बारे में या एकेडमिक इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो हम बात करेंगे वो हम बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे। हम लोग डेली न्यूज में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से बार बार ये सुनते हैं कि हमारी इकोनॉमी को हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेकर जाना है, हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक मूव कर रही है और धीरे धीरे हम अपनी इकोनॉमी से करप्शन, ब्लैक मनी सब कुछ रिमूव कर देंगे। क्या सच में ऐसा हो रहा है? चलिए आज नजर डालते हैं इन्हीं चीजों पर। आज में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इकोनॉमी सच में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है, और इकोनॉमी को एक चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं। आज आईना दिखाते हैं उसको कि किस तरीके से इकोनॉमी में क्या चीज इंप्रूव हुई है और कौन सी चीज वहीं पर स्टेबल है। तो सबसे पहले स्टार्ट हमारी इकोनॉमिक्स करती है जीडीपी से, तो हम सबसे पहले जीडीपी की ही बात करते हैं। आप सबको ये बात पता होगी कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक तरीके से मैं कह सकती हूँ अपने देश के लोगों की टोटल इनकम। अगर हम पिछले 7-8 साल का एनालिसिस करें, मेरे पास आज जो यहाँ डेटा है, हम बिल्कुल ट्रू फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और ये सारे के सारे जो ट्रू फैक्ट्स हैं ये मैंने और कहीं से या अपनी तरफ से कुछ क्रिएट नहीं किया हुआ है। यहाँ पर आज जो डेटा है ये सारा का सारा गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड डेटा है जो एनएसएस से, CMIA से और गवर्नमेंट की कुछ ऑथेंटिक रिपोर्ट से मैंने निकाला है। थोड़ा सा जिस्ट है ये जो काफी ज्यादा क्लियर कर देगा आपके आउटलुक को कि एक्चुअली हमारे देश में हो क्या रहा है। देखिए 2014 से हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है उसने हमेशा से एक चीज पे फोकस किया है कि हमारे देश में ब्लैक मनी बहुत है, करप्शन बहुत है, जीडीपी बहुत डाउन है, हम इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेकर जाएंगे। तो क्या सच में इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक जा रही है? 2014 की अगर बात करें तो उस टाइम पे हमारे देश का जो जीडीपी था वो 152 लाख करोड़ था, जो कि उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू के हिसाब से अगर हम चेकआउट करें तो डेट वाज अराउंड 2.04 लाख डॉलर। ओके, चलते हैं आगे। 2014 में ये सिचुएशन थी देश की। 2019 में आते आते, प्री कोविड की बात कर रही हूं मैं, अभी तक कोविड ने दस्तक नहीं दी थी हमारे देश में। कोविड से पहले की अगर मैं बात करूं 2019 में, तो ये जीडीपी बढ़नी चाहिए थी हिसाब से, क्योंकि जीडीपी तो हर साल बढ़ती है प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ। तो उस हिसाब से 2019 में ये जीडीपी 152 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये थी 146 लाख करोड़। तो इससे आप बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि जीडीपी के क्या हालात थे। ठीक है, जेन्युइन है कि कोविड के टाइम पे थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में इफेक्ट आया जिसकी वजह से वो डाउन जानी थी, लाजमी था। तो 146 से 2020-21 में 135 लाख करोड़ और डाउन चली गई। और अभी जस्ट प्रेजेंट अगस्त सितंबर में जो हमारा डेटा आया है 2021-22 का, उसमें ये अगेन 148 लाख करोड़ एस्टिमेट किया गया है, जो आज तक भी 2014 के डेटा को क्रॉस नहीं कर पाई है। इनफैक्ट उससे भी 6 लाख करोड़ नीचे ही है ये। तो इससे आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि जीडीपी के क्या सिचुएशन रही है पिछले 7-8 साल की हमारी गवर्नमेंट के अंडर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग कंडीशन। अगर हम बेरोजगारी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट केओस इन आवर इकोनॉमी राइट नाउ। तो अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट ने चार्ज लिया था देश का, उस टाइम पे हमारे देश में जो बेरोजगारी थी लगभग 47 करोड़ के आसपास थी। अगर मैं एग्जैक्ट डेटा की बात करूं तो इट वाज अराउंड 46 करोड़ 96 लाख पीपल। ठीक है, उस टाइम पे दे वर रेडी टू वर्क बट दे वर नॉट गेटिंग वर्क। दैट कीप्स इंक्रीजिंग एंड आज के टाइम पे अगर मैं आज के सिचुएशन की बात करूं तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इस चीज में। इट वाज अराउंड 41 लाख पीपल। ओके, 41 लाख पीपल आर अनएम्प्लॉयड राइट नाउ ऑल्सो। तो पिछले 7 साल में गवर्नमेंट कितने लोगों को रोजगार दे पाई है ये तो आप भी देख पा रहे हैं। अगर हम डेटा वाइज जाएं तो आपके सामने डेटा है, और ये जो डेटा है ये सारा उन लोगों का डेटा है जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज private final consumption expenditure. That is one of the important indicator of improvement or development in economy.
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, मैं उनके लिए समझा दूं कि ये वो खर्चा होता है प्राइवेट हाउस होल्ड्स का, कि एक प्राइवेट हाउस होल्ड कितना खर्चा करता है अपने ऊपर। ये वाला जो एक्सपेंडिचर था ये 14-15 के डेटा के अकॉर्डिंग 37 लाख करोड़ था। प्री कोविड ये 40 लाख करोड़ था, और आज के टाइम पे भी इट इज ओनली 37 लाख करोड़। That means there is no difference between 2014 and 2021 in terms of private final consumption expenditure. So it is very easy to analyze by a layman also कि वो अच्छे से जज कर पाते हैं इसको कि एक्सपेंडिचर में भी हमारे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। क्यों गवर्नमेंट बार बार फिर कोविड को एक ढाल बना के यूज कर रही है कि कोविड की वजह से सिचुएशन जो है डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं? कोविड का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कोविड तो 2020 में आया था, तो 2019 का हम तो डेटा लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो 2019 में तो 14 से सिचुएशन बेटर होनी चाहिए थी ना, क्योंकि उससे पहले तो नोटबंदी भी हो चुकी थी, उससे पहले जीएसटी भी लग चुका था। तो जीएसटी के होने की वजह से करप्शन काफी डाउन गई होगी, ब्लैक मनी काफी डाउन जाना चाहिए था, टैक्स कलेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी देश में कहीं जीडीपी में इंप्रूवमेंट नहीं है, कहीं रोजगार में इंप्रूवमेंट नहीं है, कहीं एक्सपेंडिचर में इंप्रूवमेंट नहीं है। तो वेयर इज द टैक्स मनी गॉन? कहां चली गई सारी टैक्स की मनी? चलिए आगे की बात करते हैं। हमारे देश के टैक्स पेयर्स का डेटा देखें तो हमारे देश में जो टॉप के 10% लोग हैं, जो टॉप के 10% इंडस्ट्रियलिस्ट आप कह सकते हैं, टैक्स पेयर्स कह सकते हैं, उनके पास हमारे देश के 57% रिसोर्सेस है। और जो हमारे लोअर कैटेगरी 50% लोग हैं, उनके पास हमारे देश के सिर्फ 13% रिसोर्सेस है। सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इससे आप जज कर सकते हैं कि हमारे देश में इनइक्वालिटी, असमानता कितनी है। तो इससे कहां से रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो खत्म किया जा सकता है, जब इतना ज्यादा डिफरेंस होगा। तो आगे की बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो डिसइन्वेस्टमेंट का नाम लेती है खाली, करती तो वो प्राइवेटाइजेशन है। चलिए मैं उन लोगों के लिए समझा दूं जिनको नहीं पता कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या फर्क है। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पीएसयूज के, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उसका कुछ पार्ट बेच देना, कुछ पार्ट लिक्विड कर देना, या कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर को हाथ में दे देना। किस लिए? उसका टारगेट क्या होता है? क्योंकि गवर्नमेंट इज ओनली ओवरलोडेड विद द वर्क। उनकी अगर कुछ फैक्ट्रीज या कुछ उनके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नहीं चल रहे हैं, तो वो कुछ हिस्सा उसका प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाल सके और उसको कुछ इंप्रूवमेंट पे ले जा सके। बट यहां पर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करने के बजाय प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा फोकस्ड है। क्या बात, प्राइवेटाइजेशन क्या पहले कभी नहीं हुई हमारे देश में? हुई है। क्यों नहीं हुई? आज तक अगर पिछले 10-15 साल का या 20 साल का मैं डेटा लूं, तो उसमें अराउंड 36 जो हमारी पीएसयूज है उनका आज तक प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, या आप डिसइन्वेस्टमेंट। मैं अभी यहाँ पर दोनों को सेम वर्ड लूंगी कि डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कोई ज्यादा फर्क इसको समझती नहीं है। दो फर्क बहुत बड़ा है इन दोनों वर्ड के बीच में। चलेंगे हम उस पॉइंट के ऊपर भी आगे। आज तक 36 पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है, जिसमें से 32 सिर्फ 2014 के बाद डिसइन्वेस्ट हुई है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? 32 जो पीएसयूज हैं वो सिर्फ 2014 के बाद हुई है। बाकी की जो 4 पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था वो 2014 से पहले हुआ था। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पीएसयूज हैं जिनकी लिस्ट में नाम था। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, बंगाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एटसेट्रा। ऐसी 23 पीएसयूज की लिस्ट थी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल एग्रीगेट लिस्ट में नाम दे दिया था, जिनका कि इन 23 पीएसयूज को तो हमें डिसइन्वेस्ट करना ही करना है। अब नाम तो दिया डिसइन्वेस्टमेंट का, कर दिया प्राइवेटाइज। क्यों भाई? पूरा प्राइवेटाइज क्यों किया आपने? प्राइवेटाइज का मतलब बेच दिया उन्होंने किसी प्राइवेट सेक्टर को। आप इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करके इसको डेवलप भी तो कर सकते थे। ये हमारे देश की धरोहर है। पीएसयूज जो होते हैं हमारे देश के लिए बहुत कीमती चीजें होती हैं। आप इनको कैसे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे सकते हैं?
और आज के टाइम पे तो सबसे ऊंचा जो नाम चल रहा है प्राइवेटाइजेशन के लिए वो रेलवेज का चल रहा है। अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में रेलवेज को ही प्राइवेटाइज कर देंगे तो फिर गवर्नमेंट के पास बचेगा क्या? एक आम नागरिक के लिए चलना फिरना ही मुश्किल हो जाएगा। एयर इंडिया को तो आपने बेच दिया। चलिए एयर इंडिया की भी बात करते हैं। एयर इंडिया की अगर मैं बात करती हूं तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एयर इंडिया को 2021 में बेचा गया। जब उसको बेचा गया तो वो 61,562 करोड़ के घाटे पे चल रही थी। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, 61,562 करोड़ के घाटे में चल रही थी। जब इसको बेचा गया तो इसका जो सेलिंग अमाउंट था वो था 18,000 करोड़। 61,562 करोड़ के घाटे को सिर्फ 18,000 करोड़ में बेच दिया गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। 18,000 करोड़ में बेचने के बाद जो हमें कैश मिला, जो हमारी गवर्नमेंट को इस अमाउंट का भी जो कैश में पेमेंट मिला वो मिला 2,700 करोड़ का। 18,000 में से भी 2,700 करोड़ कैश आया और बाकी के जो 15,300 करोड़ थे वो इन्होंने हमारे ही पब्लिक बैंकों से कर्जा उठाकर सरकार को दे दिया। कितना अच्छा तरीका है ना, गवर्नमेंट को उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक से ही उठा के पैसा कर्ज और इनको दे दिया। बाकी के घाटे का तो कोई हिसाब ही नहीं है, पता ही नहीं है। उसमें गवर्नमेंट से जब जवाबदेही मांगी गई कि बाकी के घाटे को कैसे कवर करेंगे तो वो कहते हैं हम बिल्डिंग बेच के कर लेंगे, इसका कोई हिसाब किताब हमारे पास अभी देने के लिए नहीं है। तो इन नटशेल हमारी गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इस एयर इंडिया का घाटा भी अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ है। और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जब बनी थी तो उन्होंने 144 इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए थे कि हम 144 सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जबकि ये जो प्रोजेक्ट है डिले कर दिए गए इन ल्यू ऑफ लैक ऑफ मनी। उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। कोविड से पहले करप्शन और ब्लैक मनी का नाम लिया, कोविड के बाद कोविड ने सारा इल्जाम ले लिया अपने सिर पे, तो गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है तो वो कहां से पैसा लगाएं। तो इस वजह से जितने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो सारे के सारे डिले कर दिए गए। अब हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बाद काफी सारे पैरामीटर्स हमारे और भी हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। उन सारे पैरामीटर्स में से हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ब्लैक मनी, और तो और हम इसके अलावा बात करेंगे आरबीआई के डिविडेंड की, जिसके लिए उन्होंने जलान कमेटी का जो कमीशन थी वो बनाई थी, जिससे आरबीआई का डिविडेंड वो लेना चाह रहे थे और उसकी लिमिट भी बढ़ा दी गई। बट एक वीडियो में ये सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर।